हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है और इसका इफेक्टिवली अध्ययन स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। फिजिक्स जो है इम्पोर्टेंस नॉट केवल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से केवल स्टूडेंट्स को, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट्स हो या इंजीनियरिंग के, उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन जितने पर्सन्स हैं उनके लिए भी फिजिक्स का रूल जो है हमेशा उन लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये जानते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हर जगह हमको फिजिक्स का रूल को फॉलो करना पड़ता है और हम लोग करते हैं, लेकिन उसको महसूस नहीं करते। और फिजिक्स जो है, आप देखिए कि फिजिक्स क्या है, तो पहले हम लोग समझें कि फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है। और साइंस वर्ड जो आया है, लैटिन वर्ड साइंटिया से आया। साइंटिया से आया, जिसका मतलब होता है टू नो। फिजिक्स जो है ये आया है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से, जिसका मतलब होता है नेचर। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि टू नो अबाउट नेचर। टू नो अबाउट नेचर यानी फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of natural phenomena। ये जो है यूनिवर्स कैसे काम करता है, हाउ यूनिवर्स वर्क्स, उसी को ये, उसके रूल को ये फॉलो करता है, उसके विषय में स्टडी करता है। तो ये हमारा जो है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स जो है, ये जितनी चीजें दी हैं मैटर एंड एनर्जी के फॉर्म। और इसका रिलेशन किससे है? स्पेस एंड टाइम से। तो फिजिक्स स्टडी द मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, इसका अध्ययन हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज की फिजिक्स का रूल बनाने में, इसमें ये कोई नहीं, किसी को अथॉरिटी नहीं बनाया गया है कि यही रूल बनाएगा। आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूं, ऑल स्टूडेंट्स कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। और वह जो रूल है वह साइंटिफिक तरह से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को द्वारा भी सही होना चाहिए। जब तक उसकी क्लियरेंस कट उसका कोई नहीं आता है, तब तक उस रूल को फॉलो किया जाता है। शुरू शुरू में आया था जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में हम लोग क्या मानते थे? जियोसेंट्रिक, जो कि टोलेमी ने दिया। जियोसेंट्रिक थ्योरी में था कि जियो मतलब कि अर्थ, ये अर्थ जो थे सेंटर में थे, एंड ऑल प्लैनेट्स इवन सन आर रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो कहते थे, पहले यही मान्यता थी कि सूर्य पूरब में उगते हैं और चल करके जो है पश्चिम में डूब जाते हैं, यानी अर्थ स्थिर है और सूर्य जो है मूव करते हैं। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी। बाद में जो है बहुत दिनों तक ये रहा, बाद में चल करके आया हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक जिसको कि गैलीलियो ने इस पर डिस्कस किया। इसके बाद कॉपरनिकस, लास्ट में जो डेटा कलेक्ट किए गए, तो केपलर ने रूल दिया। इसमें क्या था कि सन जो थे सेंटर में, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में सन सेंटर में, अर्थ अराउंड द सन, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्व। सभी प्लैनेट्स इवन अर्थ, सभी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, ये आया। और इसमें जो है इस पर रूल दिए, जो है फाइनली जो है केपलर डेटाज को एनालाइज करके उसने केपलर लॉ दिया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में, केपलर लॉ के अनुसार कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है,
और जो है उसके एक फोकस पर हमेशा सुन रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा धैर्य किया, जब तक नहीं आया पहले जानकारी जिसके अनुसार हुई तो रूल चेंज किया, प्रिंसिपल चेंज किया। न्यूटन साहब ने जो थे एक बार उन्होंने जब अपना थ्योरी दिया तो उन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इन द रेयर मीडियम। और इसको कोई तो तोड़ा नहीं जब तक इस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ। फाइनली जो है फोकल्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया तो पाया कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयर मीडियम देन द डेंसर मीडियम। उसी तरह से वेव थ्योरी जो था, वेव थ्योरी हाइगन्स ने क्या किया कि पहले क्या कि नहीं ये क्या है मैकेनिकल वेव है, इसकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का होना जरूरी। लेटर ऑन जो है इसको माना गया कि ये हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का कोई आवश्यकता नहीं। तो इसमें जो है देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। ये आप मानिए कि देयर इज नो फाइनल थ्योरी in science and no unquestioned authority among the scientists। ठीक है, और ये हमारा जो है फिजिक्स जो है इसका दो प्रिंसिपल थॉट्स है। मेनली इसका जो है टू प्रिंसिपल थ्रस्ट, फिजिक्स का दो प्रिंसिपल थ्रस्ट है। क्या क्या चीज? यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशन में क्या हुआ, न्यूटन लॉ ने जो दिया कि एक एप्पल जो गिरा एप्पल ट्री से नीचे तो वह पहली बार नहीं गिरा, वह पहले भी गिरता था, लेकिन उन्होंने रूल दिया और उसको जो है कि फॉलिंग ऑफ एप्पल ऑन द ट्री टुवर्ड्स द अर्थ, इसको यूनिफाइड करके ग्रेविटेशन लॉ पूरे यूनिवर्स में जो है इस लॉ को लाया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रूप में। इवन उसको एनालाइज करके लाया गया कि चंद्रमा भी उस रूल को फॉलो करते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ मून चक्कर काटता है, उसी तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ काटती है, और ये सभी हमारा ग्रेविटेशन को। यूनिफिकेशन दूसरा का जो है रिडक्शन, रिडक्शन कर करके क्या हुआ कि बड़े बड़े जो थ्योरी थे उसको तोड़ करके छोटा किया गया। जैसे कि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स एक वास्ट चैप्टर हो गया, उसके अंतर्गत हम टेम्परेचर पढ़ते हैं, इंट्रोपी पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं। इस तरह से ये मेनली दो होता है। अब यूनिफिकेशन में जैसे कि आपके फोर्सेस जो है पूरे फोर्स को जो है चार कैटेगरी में बांटा। एक क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, दूसरा हमारा क्या हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, तीसरा जो है न्यूक्लियर फोर्स हो गया, और चौथा जो है हमारा न्यूक्लियर वीक फोर्स है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स और न्यूक्लियर वीक फोर्स। देखिए अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से फिजिक्स को पढ़ते हैं, अब मान लीजिए कि पूछता है कि किस कैटेगरी का फोर्स है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा चालाक है, थोड़ा सा एनालाइज करके अपने दिमाग को करता है, तो आप सोचिए कि न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर वीक फोर्सेस ये क्या होंगे? न्यूक्लियस के अंतर्गत, न्यूक्लियस के अंतर्गत जो है न्यूक्लियस के अंतर्गत न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो न्यूक्लियस के अंतर्गत न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग एंड न्यूक्लियर वीक फोर्सेस काम करेंगे, तो न्यूक्लियस के बाहर इस पर इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स काम नहीं करता। तब आपके पास दो फोर्स बची, क्या? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा बचा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास से रिलेटेड है, F इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जहां मास से अब फोर्स, अब देखिए अब तो दो बात, अगर फोर्स पूछता है किस टाइप का फोर्स है, तो अगर न्यूक्लियस के अंतर्गत नहीं है तब तो दो बचा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स जहां मास से रिलेटेड हो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और जहां पर मास से रिलेटेड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो आपको एनालाइज करने में करते हैं तो इस बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाए। तो फिजिक्स के अंतर्गत जैसे जो भी चीज अध्ययन करते हैं, देखिए आपको मैं बताता हूं कि पहले फिजिक्स पढ़ने के लिए स्टूडेंट कैसे पढ़े इसको। हमने टॉपिक में दिया कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। तो फिजिक्स को आप जब पढ़ने बैठते हैं तो पहले तो सबसे पहले पेपर एंड पेन, पेन एंड पेपर अवश्य रखें। ठीक है, दूसरी चीज कि जिस किसी भी
थ्योरी को आप उठाते हैं तो आप जो है उसके हर एक टर्म्स को आप समझिए। अगर मैं बताता हूं कि अगर आप जितने थ्योरम, प्रिंसिपल और लॉ हैं फिजिक्स के अंतर्गत, अगर उसके हर एक टर्म को आप एनालाइज करके समझ जाते हैं, उस थ्योरी को आपने समझ लिया, तो समझिए कि आप फिजिक्स में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कंपटीशन में मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मुख्यतः मैं पहले बात बताता हूं कि प्लीज आप 10 दिन मेहनत करके मैथमेटिक्स पढ़ें। और वह मैथमेटिक्स, मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत फास्ट मैथमेटिक्स होता है, उसके अंतर्गत जो है आप ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इसके बाद आपका आएगा कैलकुलस, कैलकुलस, इसके बाद वेक्टर। ये चीज जो है आप इसको 10 दिन में अगर पढ़ लेते हैं, ठीक से पढ़ लीजिए, और बहुत भास्ट ये चीज नहीं है, तो क्या होता है कि ये सभी चीज आपको फिजिक्स पढ़ने में मदद करता है। फिजिक्स देखिए एक आइडिया हो गया, और मैथमेटिक्स जो होता है, मैथमेटिक्स दैट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जैसे आप अपनी बात को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी और इन दूसरे स्टेट में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो जिस तरह से भाषा जो है अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का एक साधन होता है, उसी तरह से ये मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स को प्रस्तुत करने में हमको हेल्प करता है। अब हमने कहा कि दो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट इज directly proportional to product of their masses and inversely proportional to a square of the distance between them। यानी आप उसको मैथमेटिकल रूप में लिख के प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा में r स्क्वायर, यानी f इक्वल टू g m1 m2 बटा में r स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स के रूप में आपने ग्रेविटेशनल लॉ दे दी, तो ये आपको माने इजी बना देता है। तो विशेष करके हमने कहा कि मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, तो उनको तो मैथ उतना पढ़ना ही है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा इजी होता है। मैथमेटिक्स फिजिक्स जो है, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, अगर अच्छा करते हैं फिजिक्स में, आपको 100 में 100 नंबर भी आ सकता है, 95 नंबर आ सकता है इजिली, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो, और नहीं तो 5 नंबर भी नहीं आए। ये आपको कंपटीशन कंपीट नहीं कराता है, बल्कि रैंक दिलाता है, आपको सीधे वो एम्स भेज सकता है। तो फिजिक्स ही, और ये बहुत आसान है। अगर ये 10 दिन आपने थोड़ा सा शुरू में दिक्कत कष्ट होती है नई चीज जानने में, तो थोड़ा मैथमेटिक्स 10th क्लास तक तो और सभी सब्जेक्ट तो आपको नहीं है, थोड़ा सा आप कैलकुलस के अंतर्गत डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी जान, ठीक है, तो आपको फिजिक्स आसान हो जाएगी। इसके बाद फिजिक्स में आप जो भी टर्म्स उठाते हैं, हम एक आज चीज आप लोगों को पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं हम लोग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये आप 9th क्लास से पढ़ते आते हैं। 9th में भी न्यूटन्स का तीनों लॉ है, इसके आप 11th में भी पढ़ते हैं। तो अगर 9th पढ़ते तो 11th में क्या जरूरत है, ये आप IIT में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेडिकल में भी क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, उसको हम लोग आते हैं कि न्यूटन्स लॉ कहा। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, आज इसी पर आपको हम एनालाइज करके बताते हैं कि आप किस तरह से फिजिक्स को पढ़ें। कहता है कि अकॉर्डिंग टू इट, फर्स्ट लॉ के अनुसार, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। एक सिंपल सेंटेंस है, तो सेंटेंस को पढ़ लेना और सेंटेंस को समझ लेना, ग्रेट डिफरेंस। आप न्यूटन्स के तीनों लॉ को आप रट गए, 3 स्टेटमेंट को आपने रट गया, लेकिन समझा नहीं, तो वह आपको कोई माने नहीं रखता है, और क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा, ठीक है। तो आप देखिए
ये आपका फर्स्ट लॉ कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इज स्टेट ऑफ रेस्ट। देखिए दो वर्ड है, रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। खाली ये कह देते कि यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड यूनिफॉर्म मोशन, दोनों दो चीज हुआ। ये आप अलोंग स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और एक हो गया रेस्ट, दो चीज बताया। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपका सर्कुलर मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस न्यूटन फर्स्ट लॉ। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, या इसको आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब रह गई बात कि रेस्ट एंड मोशन, दो चीज आया। पहले अब जानना है कि रेस्ट एंड मोशन, इसलिए न्यूटन लॉ पढ़ने के पहले आपका मोशन जानना है, ठीक है। और रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव वर्ड्स। किसको आप कहेंगे कि रेस्ट में है, किसको कहेंगे कि मोशन में है। अगर विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स कोई बॉडी जो है रेस्ट में है तो दैट इज इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट। जैसे मैं हूं तो यहाँ पर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ, तो आप कहेंगे हमको क्या कि हम रेस्ट में हैं विथ रेस्पेक्ट टू यू। बट इफ यू प्लेस योरसेल्फ ऑन द मून, जो कि संभव है, अगर आप अपने को चंद्रमा पर रख करके तब इनको देखते हैं, तब तो आप कहेंगे कि दिस पर्सन इज इन द मोशन, क्योंकि अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, घूमती है। तो ट्रेन में बैठा हुआ एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर की सापेक्ष रेस्ट में है, तो वही आदमी जो बाहर में कोई खड़ा है पैसेंजर, तो उसकी तुलना में वह मोशन में है। तो रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव वर्ड्स हुआ। रेस्ट, मोशन, एक्सलेशन इज अनडिफाइंड विदाउट द ऑब्जर्वर डेफिनेशन। ये वर्ड हमारा जो है रेस्ट, मोशन, एक्सलेशन डिफाइंड होते हैं जब ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्टिव विच इज ऑब्जर्व, ये दोनों के फ्रेम ऑफ रिफरेंस जब तक डिफाइंड नहीं, यानी न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ इज वैलिड इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, ठीक है। तो पहले तो हम समझे कि रेस्ट एंड मोशन क्या है। अब दूसरा देखिए क्या कहता है। हमने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर ये आप सर्किल में है, यूनिफॉर्म मोशन सर्किल में भी होता है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए ये लॉ हमको यहां पर लागू नहीं होगा। हर पॉइंट पर जहां पर आप टर्न ले रहे हैं तो आपको कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि वह एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं करे। अब आपको समझना होगा कि व्हाट इज फोर्स, पहले कि जानना होगा कि फोर्स क्या है। यानी फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, वी गेट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगर प्रश्न होता है कि हम न्यूटन के किस गति नियम से फोर्स का डेफिनेशन प्राप्त करते हैं, गेट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब फोर्स जब जानेंगे तो फोर्स को जानने के लिए फोर्स के बारे में आपको जानना होगा। तो फोर्स का क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, लाइन ऑफ मोशन एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है। ये चार चीज आपको जाननी होगी। क्या चीज? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अदरवाइज जो है इतनी चीज नहीं जानेंगे तो फोर्स का जो है वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। अब इधर से एक फोर्स लगा, इधर से एक फोर्स लगा, अब समझिए दोनों फोर्स अगर इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में और लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर ये फोर्स है, एक बॉडी है, एक फोर्स इधर लगा, उतना ही फोर्स इधर लगा, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो जीरो हो जाएगा नेट फोर्स। अगर ये फोर्स एक है, ये भी फोर्स है। अब ये देखिए दोनों फोर्स क्या करता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस which line of actions are different, forms the coupling,
ये इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो इसका इफेक्ट अलग अलग हो जाएगा। दूसरी चीज ये कहता है एक्सटर्नल फोर्सेस, तब आपको फोन जानना होगा कि व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स एंड व्हाट इज इंटरनल फोर्स। अगर आप समझिए कि 4 strong persons आर सिटिंग इन द कार, अगर 4 मजबूत आदमी पहलवान टाइप का एक कार के अंदर बैठा हुआ, क्या वो कार को मूव करा देगा अंदर बैठे बैठे? नहीं करा सकता है। और एक बच्चा भी बाहर से थोड़ा सा कार पुश कर दे, बहुत कमजोर लड़का है, लीन एंड थिन, एंड बाहर को पुश कर दे तो कार मूव कर जाएगी। सोचिए, दैट लीन एंड थिन बॉय आर आउटसाइड द सिस्टम, यानी उसके द्वारा लगाया गया फोर्स एक्सटर्नल हुआ, और द पर्सन स्ट्रॉन्ग पर्सन सिटिंग इनसाइड द कार अप्लाइड बाय देम इज इंटरनल फोर्स। तो ये कहता है एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स, यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, वह एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ, दैट इज इंटरनल फोर्स। और फर्स्ट लॉ में कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स, तो ये जानना होगा आपको कि एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्सेस है। तो इंटरनल फोर्स जो है उसको चेंज, स्टेट को चेंज नहीं कराएगा, ठीक है। तो वी गेट दैट डेफिनेशन। दूसरी चीज आप समझिए, ये कहता है कि स्टेट को चेंज करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो ये मान लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स तो आप समझ गया, लेकिन ये नहीं कहता है कि कितना फोर्स चाहिए। इसलिए हमारा जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ जो है दैट इज द क्वालिटेटिव। फर्स्ट लॉ जो है दैट इज क्वालिटेटिव, नॉट क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव लॉ, नॉट क्वांटिटेटिव। ये हम आपको ये नहीं बताता है कि कितना फोर्स चाहिए, 5 न्यूटन चाहिए, 10 न्यूटन चाहिए। केवल यह कहता है कि हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ये स्टेट को चेंज करने के लिए, आइदर रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में। और वह मोशन कैसा, यूनिफॉर्म मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। समझिए, दूसरी चीज आप देखिए, इसमें एक बात और छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? कहता है कि ये बिना फोर्स लगाए हुए भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या कि ये सभी ऑब्जेक्ट के एक इंटरनल प्रॉपर्टीज है कि हम चेंज स्टेट अपना नहीं करेंगे जब तक कि बाहर की फोर्स नहीं लगे। दैट इज द हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। एवरी ऑब्जेक्ट हैज हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, they cannot be changed state either in the position of rest, from rest to motion, or uniform motion along a straight line to a rest। ये तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो इसका मतलब क्या कि वह जो प्रॉपर्टीज है दैट फॉलो द लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको बोलते हैं इनर्शिया। दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट which cannot change its state by itself, that is inertia। inertia और mass is the measure of inertia, mass is the measure of inertia। यानी जितना मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए फर्स्ट लॉ एक सिंपल स्टेटमेंट था, कितनी बड़ी बात ये आपको बता रहा है। अगर ये इतनी बात आप जानेंगे तो आपको, जब आप थ्योरी को उसको ठीक से एनालाइज करके पढ़ लिए पेपर एंड पेन के साथ, तो आप देखिए कि इसको हमको अगर कोई प्रॉब्लम मिलता है तो आप फार्मूला का यूज करेंगे। कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, मोशन का कौन फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ से आपको मेजरमेंट मिलता है फोर्स का, ठीक है, वो भी हम उसको एनालाइज करेंगे तो वो भी जो है आप जो पढ़ते हैं उसका डिफिनीशन हाफ पढ़ते हैं, एफ इजिकल टू एम ए,
बट नॉट द ए फिजिकल टू, माने फोर्स जो होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम, ये जो सेकंड जो कहता है कि ए फिजिकल टू डीपी बाई डी टी, और डीपी बाई डी टी मतलब क्या, डी एम वी बाई डी टी। इसका मतलब हुआ कि एम डीवी बाई डी टी प्लस भी डी एम बाई डी टी। हम लोग जो है ये मास को जो मान लेते हैं कि कांस्टेंट है, इसलिए दिस टर्म इज जीरो, और इस फार्मूले को कह देते हैं एम ए, ठीक है, और इसको कह देते हैं जीरो सिंस एम इज कांस्टेंट। लेकिन आपका जो है अगर मास कांस्टेंट नहीं हो, मास चेंज कर रहा हो और वेलोसिटी कांस्टेंट, मास आपका कांस्टेंट नहीं हो, मास चेंज कर रहा है, आप जैसे कि मान लीजिए कि गुड्स ट्रेन जा रही है, उसका रुख आपका खुला हुआ है, बारिश हो रही है, तो पर सेकंड मास चेंज कर रहा है, जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो v इज कांस्टेंट, dm बाई dt हमारा चेंज कर रहा है, तो ये हमारा फॉर्मूला लागू हो जाएगा, ये हमारा v कांस्टेंट है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। इसलिए प्रिसाइज डिफिनीशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉट इन ए m dv by dt is not only v dm by dt। बात समझे? तो इस तरह से आपको कोई चीज पढ़ रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, कहते हैं ना कि टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमें आपने अभी तक जितने स्टूडेंट से पूछा कि व्हिच कम्स बिफोर आइदर एक्शन और रिएक्शन, सभी ने जवाब दिया क्या कि एक्शन। अरे बाबू एक्शन, which is action and which is reaction, you cannot define this is action, this is reaction। action and reaction both produced at the same moment of time, सेम समय में दोनों उत्पन्न होता है, इसलिए कोई कैन डिफाइंड आइदर ऑफ द एक्शन एंड अदर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो सकता है, कोई रिएक्शन हो सकता है, ये हेरिडेटरी डिफिनीशन है। एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ डिफाइंड जो होना चाहिए ये होता है व्हेन टू बॉडीज अप्लाइड म्यूचुअल फोर्सेस ऑन ईच अदर, both the forces are equal in magnitude and opposite in direction, and that force acts along the line running the two bodies, single force does not exist। ये हमारा कंप्लीट डिफिनेशन होगा। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं तो पहले प्लीज पेन और पेपर निकालिए, हर एक टर्म्स को आप ठीक से फॉलो कीजिए, कौन सा फॉर्मूला लागू होगा उसको तब आप फॉर्मूला को लिखिए, फॉर्मूला को अपना बनाने के लिए जो है अगर डिराइवेशन की जरूरत पड़ती हो तो डिराइव भी करके उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके बाद हल्का प्रॉब्लम से देखिए, जितनी पूरी जरूरत है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका प्रॉब्लम्स है। जितना प्रॉब्लम्स आप बनाएंगे, प्रॉब्लम्स में जो थ्योरी कंफर्म नहीं करता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे मिलेंगे आपको जो कंफर्म करता है कि नहीं अरे ये भी नहीं। आपका क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछता है आइदर इन मेडिकल्स और इंजीनियरिंग, 90% क्वेश्चन प्रॉब्लम होते हैं। तो आप थ्योरी को जितना अच्छा ढंग से पढ़ेंगे, जितना उसका एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन उसके प्रॉब्लम में करेंगे, आपकी फिजिक्स बहुत ही मजबूत हो जाएगी। आप सभी चीज जानते हैं लेकिन उसको ठीक सदुपयोग नहीं करते, तो इसलिए आप प्रॉब्लम में जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हल्का हल्का प्रॉब्लम से भारी प्रॉब्लम की ओर जाए और अपना थिंकिंग लेवल को बढ़ाएं। उसके बाद जो पढ़ते हैं उसको सप्ताह में एक दिन रिवाइज भी करें, जो शॉर्ट जितने आपका फॉर्मूला जो आप एक सप्ताह में पढ़े उसको क्या कीजिए कि एक छोटे पेज पर उसको शॉर्टकट करके एक पर लिख लीजिए पेज पर, उसको सामने जहां पर बैठते उठते हैं हमेशा रहते हैं सामने साट दीजिए, हमेशा आपको नजर से होगा वह आपका हो जाएगा। हफ्ते में एक दिन कम से कम आप उसको जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन करें। सभी स्टूडेंट अगर सिस्टमेटिक ढंग से साइंटिफिक तरह से अगर पढ़ेंगे तो मस्ट गेट द सक्सेस। क्या कारण है कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट यूपीएससी में 5 सब्जेक्ट रखता है, शुरू से उसका कहीं भेद नहीं है और वो लड़का कंप्लीट कर जाता है, इसलिए कि वो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ता है। इसलिए प्लीज आप सिस्टमेटिक ढंग से साइंटिफिक तरह से उसको आप पढ़ें। फिजिक्स इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड मार्क्स जो है उसमें बहुत ही ज्यादा ऑप्टेंड होंगे। आपको मैंने बताया कि फिजिक्स जो है आपको कंप्लीट ही नहीं कराएगा, कंपटीशन को कंप्लीट नहीं कराएगा, बल्कि आपको जो है रैंक्स दिलाएगा।
तो थैंक्स, आप उस तरह से फिजिक्स की तैयारी करें। नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं उसको दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड like it and also share the other. Thanks.